Welcome again, friends. This is Radiance Biology Classes and I am Mudassir Hamid. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक डिजायर्ड जीन को आइसोलेट कैसे करते हैं फ्रॉम अ डीएनए सॉल्यूशन. We talked about the technique of gel electrophoresis. Gel electrophoresis टेक्निक से हमने एक डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया था एक डीएनए सॉल्यूशन से, और उसमें हमने बात की थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का क्या रोल होता है इस डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करने के लिए, राइट? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमने डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया उस डिजायर्ड जीन का क्वांटिटी, उस डिजायर्ड जीन का अमाउंट कम होता है. इसलिए आगे का प्रोसेसिंग करने से पहले, आगे का एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से पहले हम उस डिजायर्ड जीन को एम्पलीफाई कर सकते हैं. एम्पलीफाई मतलब उस डिजायर्ड जीन की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? कैसे करेंगे? लेट मी टेल यू अबाउट दिस एम्पलीफिकेशन of desired gene, right? किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट को, सेलेक्टेड डीएनए रीजन को एम्पलीफाई करने के लिए या इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक डिस्कवर की गई है. दैट टेक्निक इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. Polymerase chain reaction, right? This polymerase chain reaction was discovered by Kary Mullis. Kary Mullis ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली टेक्निक को डिस्कवर किया था इन 1984. और यही वो टेक्निक है, बायोफिजिकल टेक्निक है, बायोकेमिकल टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम डीएनए के किसी भी स्पेसिफिक रीजन को एम्पलीफाई कर सकते हैं. क्योंकि हमने यहां पर एम्पलीफाई करना है किसकी क्वांटिटी को? डिजायर्ड जीन की क्वांटिटी को. तो वी कैन इजीली यूज दिस टेक्निक फॉर द एम्पलीफिकेशन, फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द डिजायर्ड जीन. तो कैसे होता है ये? क्या प्रिंसिपल है इसका? लेट मी शो यू. इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है. क्या? सिलेक्टिव डीएनए फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई करना है. कैसे करना है? इट वर्क्स ऑन 3 प्रोसेसेस: डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए, अनीलिंग ऑफ डीएनए एंड देन पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए. आपको पता होगा डिनेचुरेशन का मतलब क्या है. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. डिनेचुरेशन का मतलब है 2 स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटना, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने के बाद 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी. द सेपरेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज नोन एज डिनेचुरेशन, राइट? अनीलिंग मतलब रिनेचुरेशन. रिनेचुरेशन मतलब फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स. ओके. और तीसरा मैंने कहा पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए चेन. ये तीनों हम बारी बारी देखेंगे. तो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज, मैं लिखूंगा यहां पर, द फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि हमने डिजायर्ड जीन की ही बात करनी है, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट की ही बात करनी है, इसलिए मैं वही लिखूंगा. डीनेचुरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन. जीन है क्या? बेसिकली जीन इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है ना? इस डिजायर्ड जीन का मतलब यह है कि ये डिजायर्ड जीन भी डबल स्ट्रैंडेड होगा. मान लेते हैं ये एक डबल स्ट्रैंडेड डिजायर्ड जीन फ्रैगमेंट है. लेट दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डिजायर्ड जीन फ्रैगमेंट. Let these are hydrogen bonds between the 2 complementary strands.
ठीक है, तो होगा क्या, हम करते क्या है, इस प्रोसेस को करने के लिए, चेन रिएक्शन को करने के लिए हमारी बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में एक बहुत ही जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट होता है. दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज थर्मल साइक्लर. थर्मल साइक्लर. इस थर्मल साइक्लर में हम क्या काम करते हैं, देखिए, पहले हम एक वर्किंग रिएक्शन मिक्सचर बनाएंगे. वर्किंग रिएक्शन मिक्सचर मतलब हम एक एपेंडॉर्फ ट्यूब ले लेंगे. इस एपेंडॉर्फ ट्यूब में हम वो वाला डीएनए डालेंगे जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, मतलब डिजायर्ड जीन. दैट इज, इट कंसिस्ट्स ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट. डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, या आप सीधे लिख सकते हो डिजायर्ड जीन. प्लस इसके अंदर हमने डाला हुआ है DNTPs. What do you mean by DNTPs? Deoxyribo nucleoside triphosphates. मतलब DATP, deoxyribo nucleoside, deoxyribo और deoxy adenosine triphosphate. DGTP, deoxyguanosine triphosphate. DCTP, deoxycytidine triphosphate, and DUTP, DTTP, deoxythymidine triphosphate. Right? मैंने deoxy adenosine triphosphate, then deoxyguanosine triphosphate, then deoxycytidine triphosphate, then deoxythymidine triphosphate. इन चारों टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को हम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स बोलते हैं. ये भी हमने डाला हुआ है. प्लस हमने इसके अंदर डाला हुआ है प्राइमर्स. आपको पता होगा प्राइमर्स क्या होते हैं. प्राइमर्स आर शॉर्ट राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन्स. प्लस हम इसमें डालेंगे एक हीट स्टेबल, रिमेंबर दिस, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा. लेकिन आपने रेप्लिकेशन प्रोसेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं भी आने वाले वीडियोस में पढ़ाऊंगा. डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए चेन को सिंथेसाइज तो करेगा, लेकिन ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टार्ट नहीं कर सकता. इसको स्टार्टिंग के लिए कुछ छोटा सा न्यूक्लियोटाइड फ्रैगमेंट चाहिए. इसीलिए न्यूक्लियोटाइड फ्रैगमेंट देने के लिए हमने क्या किया, आरएनए प्राइमर्स या प्राइमर्स डाल दिए. ये इन्हीं प्राइमर्स के ऊपर एक एक करके इन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को ऐड करता जाएगा और डीएनए चेन सिंथेसाइज करता जाएगा. अब ये हीट स्टेबल है. हीट स्टेबल क्यों, अभी आप देखेंगे थर्मल साइक्लर में टेम्परेचर बहुत राइज होना है. कितना राइज, टेम्परेचर विल राइज टू अबाउट 93-94 डिग्री सेल्सियस. उस टेम्परेचर पे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा. इसलिए ऐसा डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो उतने हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके. दैट इज व्हाई एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जरूरी डालना है. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल ऐसे वाले डीएनए पॉलीमरेज का है. दैट डीएनए पॉलीमरेज इज नोन एज टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज. टैक पॉलीमरेज मतलब ये एक आर्कीबैक्टीरियम है, थर्मस एक्वाटिकस. रिमेंबर दिस, थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस एक्वाटिकस एक थर्मो एसिडोफाइल है, मतलब हाई टेम्परेचर में रहता है ये. इसलिए इस थर्मस एक्वाटिकस से एक डीएनए पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है. दैट डीएनए पॉलीमरेज हैज गॉट द एबिलिटी टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर. उसी डीएनए पॉलीमरेज का नाम रखा है थर्मस एक्वाटिकस टैक पॉलीमरेज. ये हमने इसमें डाल दिया. तो हमारे पास जो वर्किंग रिएक्शन मिक्सचर बना उसमें क्या क्या है, एक हीट स्टेबल पॉलीमरेज है नेम्ड एज थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज और टैक पॉलीमरेज. आरएनए प्राइमर्स हैं,
प्राइमर्स किस लिए? क्योंकि ये पॉलीमरेज खुद से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। डीएनटीपीज हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, क्योंकि सिंथेसिस के लिए ये चाहिए, एक एक करके यही ऐड होते जाएंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन्हीं के बीच में बनेंगे और डीएनए फ्रैगमेंट जिसको एम्पलीफाई करना है। इस चीज को हम थर्मल साइक्लर में डालेंगे और थर्मल साइक्लर का स्विच ऑन कर देंगे। थर्मल साइक्लर में क्या होगा वो हम यहां पर दिखाएंगे। सबसे पहला काम थर्मल साइक्लर क्या करेगा? थर्मल साइक्लर में इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा टेम्परेचर? टेम्परेचर विल राइज अप टू 94-95 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे ही 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये दो डीएनए फ्रैगमेंट जो है, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, इस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट के दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और डीएनए का डिनेचुरेशन हो जाएगा। इज इट राइट? ओके, हाँ जी। तो मैं कुछ फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा ऐसे। थर्मल साइक्लर के अंदर टेम्परेचर विल बी अबाउट 94-95 डिग्री सेल्सियस। एज सुन एज दिस टेम्परेचर रीचेस, the two DNA strands will separate. इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए तो ये अलग हो जाएंगे, मतलब ऐसे। राइट, अलग हो गए। ये मीन्स this process is known as denaturation of DNA. Is it right? उसके बाद डिनेचुरेशन के बाद 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद इसी थर्मल साइक्लर में हमने रिएक्शन मिक्सचर बाहर नहीं निकाला। ये रिएक्शन मिक्सचर अंदर ही है, स्विच ऑन ही है, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कितना डाउन हो जाएगा? टेम्परेचर रीचेस टू अबाउट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही उतना टेम्परेचर आ जाएगा तब जाके दूसरा स्टेप आएगा। दूसरा स्टेप मतलब एनीलिंग या रिनेचुरेशन। एनीलिंग मतलब जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा यहां पर इसके साथ हम बताएंगे। द सेकंड स्टेप विल बी एनीलिंग और रिनेचुरेशन। ओके, एनीलिंग, क्या अनील हो जाएगा? एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स जुड़ जाएंगे लाइक दिस। ये रहा हमारा एक स्ट्रैंड और ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रैंड। 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम। यहां पर भैया प्राइमर इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। ये रहा प्राइमर, ये रहा प्राइमर का 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, और यहां पर भी प्राइमर जुड़ जाएगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दिस अटैचमेंट ऑफ प्राइमर्स कहां पर? एट द एंड्स ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट इज नोन एज अनीलिंग और रिनेचुरेशन भी बोल सकते हैं। एंड इट ऑकर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 52 to 55 डिग्री सेल्सियस। राइट, इसके बाद आएगा तीसरा स्टेप, मतलब थर्मल साइक्लर में अभी भी ये रिएक्शन मिक्सचर है, तो अगेन टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आएगा। कितना ऊपर आएगा? टेम्परेचर रीचेस टू अ वैल्यू ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस, and at that temperature synthesis of DNA strands occur. So synthesis of DNA strands is known as polymerization. Polymerization occurs at a temperature of about 72 डिग्री सेल्सियस, 72 से लेके 75 तक। और पॉलीमराइजेशन में होगा क्या? अब देख सकते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा टैक पॉलीमरेज, वो टैक पॉलीमरेज यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और टैक पॉलीमरेज काम क्या करेगा? वो इन्हीं स्ट्रैंड्स को एक्सटेंड कर देगा, सिंथेसाइज कर देगा इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, राइट। और ये बने हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखो डिजायर्ड जीन की पहले एक कॉपी थी,
अब डिजायर्ड जीन की कितनी कॉपीज बनी? 2 कॉपीज। दिस हैपेंस इनसाइड द थर्मल साइक्लर। तो कुल मिला के बात यह है, जैसे ही हमने रिएक्शन मिक्सचर को थर्मल साइक्लर के अंदर डाला, थर्मल साइक्लर में 3 चीजें होंगी। पहले टेम्परेचर अप टू अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे डीएनए डिजायर्ड जीन के 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे बाय द डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। द प्रोसेस इज नोन एज डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कितना डाउन हो जाएगा टेम्परेचर? टेम्परेचर विल डिक्रीज अप टू 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे प्राइमर्स आएंगे। प्राइमर्स डिजायर्ड जीन के जो स्ट्रैंड्स हैं, अलग हुए हैं स्ट्रैंड्स, उनके एंड्स पे बाइंड हो जाएंगे। तब जाके फिर से टेम्परेचर राइज हो जाएगा टू अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर टैक पॉलीमरेज एंजाइम डीएनटीपीज को एक एक करके लाएगा और इस प्राइमर के ऊपर ऐड करता जाएगा। thus the 2 copies of the gene of interest, desired gene, are formed। फिर यही प्रोसेस बहुत बार रिपीट होगा। रिपीटेशन विल ऑकर अबाउट 32 टाइम्स। 32 साइकिल्स हो जाएंगे थर्मल साइक्लर के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दीज 32 साइकिल्स ऑफ डिनेचुरेशन, अनीलिंग एंड पॉलीमराइजेशन, about 1 million times, मिलियन बहुत ज्यादा ये एम्पलीफाई हो जाएगा। मिलियन फोल्ड एम्पलीफिकेशन ऑकर्स, राइट। इस तरह से इस डीएनए या डिजायर्ड जीन का क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, डिजायर्ड जीन का एम्पलीफिकेशन हो गया। अब हम इस डिजायर्ड जीन को स्टोर रख सकते हैं, हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमने इस डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करना है किसी वेक्टर के अंदर। तो लेट मी टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिजायर्ड जीन इनटू द वेक्टर। वेक्टर के अंदर हमने डालना है इसको, लेकिन पहले वेक्टर पता होना चाहिए क्या है वेक्टर। ओके, लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर is also known as a vehicle DNA। वेक्टर डीएनए बोलो या व्हीकल डीएनए बोलो, एक ही बात है। मैं आसान भाषा में बोलूं तो मुझे डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना है। कैसे मैं होस्ट सेल के अंदर डिजायर्ड जीन को पहुंचा सकता हूं? या तो डायरेक्ट इस डिजायर्ड जीन को मैं डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं। दैट ट्रांसफर इज नोन एज डायरेक्ट जीन ट्रांसफर और डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। वी विल सी दैट इन आवर इनकमिंग वीडियोस, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर होस्ट सेल के अंदर नहीं करूंगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ अ व्हीकल। दैट व्हीकल इज नोन एज अ वेक्टर। लेट मी टेल यू अबाउट द वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए, राइट। तो वेक्टर डीएनए क्या है? इट इज द व्हीकल डीएनए। किस लिए? फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन, अ डिजायर्ड जीन into the host cell, into the host cell, right। बहुत तरह के वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने यूज किए हुए हैं, लेकिन पहले पहले जो वेक्टर यूज किया गया था दैट वाज द प्लाज्मिड। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मिड। आपको पता होगा प्लाज्मिड्स क्या हैं? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब है जो मेन क्रोमोसोम होगा उसके बगैर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, हाँ, सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। किनके अंदर? प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल सेल्स, राइट। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स होते हैं, राइट। दोज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू दीज बैक्टीरिया। एफ प्लाज्मिड्स होते हैं। एफ प्लाज्मिड्स
जिनके अंदर होते हैं, those bacterial cells are known as F positive and all that you might have studied about this. नहीं पढ़ा है तो मैं भी आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ाऊंगा. ओके, तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. मेन क्रोमोसोम जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, उसके अलावा छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. इट इज नोन एज प्लाज्मिड, राइट. एक सिंथेटिक प्लाज्मिड तैयार किया गया. उस सिंथेटिक प्लाज्मिड का नाम है PBr 322. This PBr 322 plasmid was extensively used in the experiments of genetic engineering. क्या है ये PBr 322 plasmid? Let me tell you a little bit about this. Okay? इस PBr 322 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे. ठीक है ना. PBr 322 प्लाज्मिड लगभग कुछ इस तरह का होता है. डबल स्ट्रैंडेड है, ये सर्कुलर है, राइट. सबसे पहली बात, इस PBr 322 प्लाज्मिड में एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों? क्योंकि इसको रेप्लिकेट होना ही पड़ेगा. द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज नोन एज ORIC. तो ये रहा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद में इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, राइट. लाइक दिस. यहां से यहां तक एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और यहां से यहां तक भी दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है. इस वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. एंड इस वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, राइट. इसके अलावा इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी होते हैं. कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं बेटा? यहां पर मैं लिखूं, एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहां होगा. दिस रेस्ट्रिक्शन साइट इज नोन एज हिंड थर्ड. आपको रेस्ट्रिक्शन साइट्स मैंने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है. इफ यू वांट टू नो अबाउट रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, देन गो टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस. और एक और यूट्यूब चैनल भी है, रेडियंस वाराणसी. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस रेडियंस biology classes or Radiance Varanasi YouTube channels, and you can know about these restriction sites and restriction endonucleases from those YouTube channels. Okay. Hint third, एक और है यहाँ पर restriction site. This restriction site is known as CLA1, right. One more is there. यहाँ पर एक और है. इस रेस्ट्रिक्शन साइट को हम बोलते हैं EcoR1, राइट. मतलब यहां पर हम हिंड थर्ड एंजाइम से काट सकते हैं, यहां पर CLA1 एंजाइम से काट सकते हैं, यहां पर EcoR1 एंजाइम से काट सकते हैं. इसके अलावा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन साइट है. कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट? PVU1. वन मोर इज देयर, PST1, राइट. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर भी 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. कौन कौन सा? BAMH1, SAL1. इज इट ओके? और यहां पर ORIC के पास में PVU second. You can count how many restriction sites are present in this plasmid, which is named as PBr
322, राइट। इस प्लाज्मिड के अंदर यू कैन काउंट द रेस्ट्रिक्शन साइट्स, और दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को हम यूज करते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। आई विल टेल यू अबाउट दिस सेलेक्टेबल मार्कर्स, राइट। क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर? आई विल टेल यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो ये एक आसान सा प्लाज्मिड है PBr 322। इस प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं। These antibiotic resistance genes are used as selectable markers in the experiments of genetic engineering by the researchers. इनके अलावा इसमें एक origin of replication भी है RIC, और कुछ restriction sites हैं जहां पर हम इस प्लाज्मिड को काट सकते हैं और इसके अंदर हम डाल सकते हैं किसी जीन, डिजायर्ड जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को। इज इट ओके? राइट। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लाज्मिड्स तैयार किए गए हैं, लाइक PUC प्लाज्मिड विच वाज डेवलप्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अच्छा, एक और नेचुरल प्लाज्मिड है, आप शायद नाम जानते होंगे। द नेम ऑफ दैट प्लाज्मिड इज TI प्लाज्मिड, राइट। इसको मैं मिटा दूं। अच्छा, वन मोर थिंग, इस वेक्टर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। A vector must have an origin of replication, प्लस इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जैसे कि इस वेक्टर में दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, प्लस वेक्टर में होने चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर इन तीन चीजों में से एक भी चीज मिसिंग होगी वेक्टर में, देन दैट वेक्टर cannot be used in the experiment of genetic engineering. मैं फिर से बोलूंगा, 3 important characteristics of vectors, cloning vectors or vector DNA. 1, it must contain an origin of replication. 2, it must contain a selectable marker, at least one selectable marker. And 3rd, it must contain at least one or many restriction sites. Is it okay? आपने देखा होगा प्लाज्मिड PBr 322 में तीनों चीजें हैं, origin of replication भी है, सेलेक्टेबल मार्कर्स भी हैं, और इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी हैं। तो इट इज अ वेरी गुड एंड अ कन्वीनियंट क्लोनिंग, कन्वीनियंट वेक्टर DNA, राइट। वन मोर प्लाज्मिड you might have heard about this is TI plasmid. नेचुरल प्लाज्मिड है, इट इज नॉट अ सिंथेटिक प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड होता है एक बैक्टीरियम के अंदर, उस बैक्टीरियम का नाम है TI plasmid. The name of this bacterium which harbor this TI plasmid is Agarobacterium. Agarobacterium tumefaciens. Tumefaciens. Right? इसके अंदर TI plasmid होता है। Agarobacterium tumefaciens प्लांट्स में एक डिजीज क्रिएट कराता है, दैट डिजीज इज नोन एज क्राउन गाल। लेकिन इसकी एबिलिटी है, क्या एबिलिटी? ये खुद से ही इस TI प्लाज्मिड को प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि जैसे ही TI प्लाज्मिड प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, इसी TI प्लाज्मिड के अंदर क्राउन गाल डिजीज कराने का एबिलिटी होता है, जीन होता है। क्योंकि ये खुद से ही प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इसकी इस एबिलिटी को यूज किया, यूटिलाइज किया, इसके अंदर डिजायर्ड जीन डाल दिया। किसके अंदर? TI प्लाज्मिड के अंदर। इसके अंदर डिजायर्ड जीन डाल दिया, लेकिन इसको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म मतलब इसके अंदर जो जीन था जिसकी वजह से प्लांट में हो सकता था क्राउन गाल डिजीज, वो जीन बाहर निकाला। उसके बदले क्या डाल दिया? एक डिजायर्ड जीन। तो प्लांट के अंदर डिजायर्ड जीन खुद ब खुद पहुंचा, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मतलब TI प्लाज्मिड को पहले मॉडिफाई किया, राइट। मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड। मॉडिफाइड TI प्लाज्मिड में क्या था? इसके अंदर क्राउन गाल डिजीज कराने वाला जीन नहीं था, बाहर निकाला हुआ था, लेकिन उसके बदले में कौन सा जीन था? डिजायर्ड जीन, जो प्लांट सेल के अंदर, प्लांट के अंदर रिसर्चर डालना चाहता था, ताकि प्लांट का
इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज हो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। प्लाज्मिड्स के साथ साथ कुछ और भी वेक्टर्स हैं, थोड़ा मैं उनके बारे में भी बोलूंगा। बात करेंगे हम बैक्टीरियोफेज डीएनए वेक्टर की, राइट। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियोस में, बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स। इन बैक्टीरियोफेजेस के अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइट। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसा होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी हम यूज कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर डीएनए। मत क्यों? अब सवाल यह है कि अगर प्लाज्मिड वेक्टर है ऑलरेडी, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ यूजिंग दिस बैक्टीरियोफेज डीएनए एज अ वेक्टर डीएनए, राइट। इसका जवाब यह है कि प्लाज्मिड डीएनए जो है, प्लाज्मिड एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर छोटा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, बैठ सकता है। मतलब यह है कि प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड वेक्टर कैन टेक अप अ डिजायर्ड जीन which is a smaller type of a gene which is smaller in size। अगर जीन बड़ा हो, डीएनए फ्रैगमेंट बड़ा हो, बड़े डीएनए फ्रैगमेंट को हमने क्या करना है, हमने उसको होस्ट सेल के अंदर डालना है। तो बड़े डीएनए फ्रैगमेंट को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाने के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिस गाड़ी में कैपेबिलिटी हो उतना बड़ा फ्रैगमेंट बिठाने की। इसीलिए बड़ी वाली गाड़ी यूज की रिसर्चर्स ने, दैट बड़ी गाड़ी, दैट बिगर व्हीकल इज द बैक्टीरियोफेज डीएनए। तो अगर मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो बैक्टीरियोफेज डीएनए इज अ suitable vector to take up a bigger DNA fragments for introduction into the host cells. Is it okay? इसके बाद कुछ और भी वेक्टर्स यूज किए हैं रिसर्चर्स ने। One of those vectors is a cosmid. What is a cosmid? आप नाम से अंदाजा लगा सकते हो। It is a combination of a plasmid and a cos. What is cos? देखिए, कॉस्मिड सिंथेटिक प्लाज्मिड है। अगेन किस चीज का कॉम्बिनेशन है ये? इट इज अ प्लाज्मिड कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मिड हैविंग कॉस साइट्स ऑफ फेज डीएनए। प्लाज्मिड तो पता ही है, प्लाज्मिड है ये, प्लाज्मिड वाला डीएनए होगा, इसमें प्लाज्मिड वाला ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, प्लाज्मिड वाले सेलेक्टेबल मार्कर्स होंगे, प्लस इसमें फेज डीएनए का भी थोड़ा सा पार्ट है। फेज डीएनए का कौन सा पार्ट? फेज डीएनए का वो पार्ट होगा जिसके अंदर कॉस साइट्स होंगे। व्हाट आर दीज कॉस साइट्स? आप याद रखेंगे, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है लीनियर डीएनए होता है, लेकिन जब ये लीनियर डीएनए होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये लीनियर नहीं रहता, इट बिकम्स सर्कुलर। और सर्कुलर ये क्यों बनता है? सर्कुलराइज क्यों होता है ये? लीनियर फेज डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलराइज होने के लिए कुछ स्पेसिफिक साइट्स की जरूरत पड़ती है जो इसके अंदर होती हैं। दोज स्पेसिफिक साइट्स आर नोन एज कॉस साइट्स, राइट। तो मैं लिखूं, कॉस साइट्स क्या होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलराइजेशन, circularization of linear DNA of the phages inside the host cells, right? Cosmids क्यों बनाए गए? अगेन जवाब वही है, cosmids are responsible for taking up huge DNA fragments। इनके अंदर हम बड़े से जीन्स को, बड़े से डिजायर्ड जीन्स को बिठा सकते हैं, तब जाके ये बड़ा सा डिजायर्ड जीन इस कॉस्मिड वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल के अंदर जा सकता है, राइट। और भी कुछ सिंथेटिक वेक्टर्स बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि जीन्स सिर्फ छोटे नहीं होते, डिजायर्ड जीन्स आर नॉट ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, डिजायर्ड जीन्स बड़े भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन जीन्स की बात करेंगे, ह्यूमन जीन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
में आपको पता चलेगा कि ह्यूमंस के अंदर जो जीन्स हैं दे आर वेरी लार्ज जीन्स, हाँ, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स लॉन्ग। इनफैक्ट ह्यूमन जीनोम के अंदर एक जीन है, उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन जीन, वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। ऐसे बड़े बड़े जीन्स को होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, होस्ट सेल के अंदर बड़े जीन्स को इंट्रोड्यूस क्यों कराते हैं, अगेन मैं आपको बता चुका हूं, हमको इस पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को यूटिलाइज करना है कमर्शियली, हमको पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकालना है, उस प्रोडक्ट को इकोनॉमिकली यूज करना है, राइट। तो बड़े से जीन्स को होस्ट सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसी टाइप का वेक्टर होना चाहिए। बड़ा जीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स लॉन्ग, 5000 बेस पेयर लॉन्ग, 10,000 बेस पेयर लॉन्ग, उस बड़े से जीन को हम प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल के अंदर नहीं बिठा सकते। उस बड़े से जीन को हम बैक्टीरियोफेज डीएनए की मदद से होस्ट सेल के अंदर नहीं भेज सकते। बड़े जीन्स को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर्स की जरूरत महसूस हुई। दैट्स व्हाई रिसर्चर्स ने कुछ और सिंथेटिक वेक्टर्स प्रोड्यूस किए। सम ऑफ दोस सिंथेटिक वेक्टर्स आर एज अंडर। फर्स्ट इज BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट YAC। कन्वीनियंट किसके लिए, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम अगर बड़े डीएनए फ्रैगमेंट को अंदर लेगा, YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इससे ज्यादा बड़ा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए अंदर लेने की कैपेबिलिटी होती है। सिमिलरली HAC, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन टेक अप very large desired genes or very large DNA fragments, then transfers those DNA fragments into the host cells, right? तो ये थे कुछ वेक्टर्स। ये वेक्टर्स क्या काम करते हैं, वेक्टर का काम यही होता है, ये एक गाड़ी होती है, ये गाड़ी एक पैसेंजर को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। कौन से पैसेंजर को, अ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट या एक डिजायर्ड जीन, राइट। हम इस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को या डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर बिना वेक्टर के भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही कहा है। कैसे बिना वेक्टर के डाल सकते हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में कोई वेक्टर यूज नहीं होगा। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के भी कुछ मेथड्स हैं। आई विल टेल यू अबाउट दोज मेथड्स ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन द होस्ट सेल्स in our next incoming videos, right? तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास वेक्टर भी आ गया, वेक्टर की मदद से हम एक डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर भेज सकते हैं, या विदाउट वेक्टर भी भेज सकते हैं। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तो और जब ये डिजायर्ड जीन होस्ट सेल के अंदर पहुंचा, होस्ट सेल के अंदर ये डिजायर्ड जीन एक्सप्रेस होगा। हाँ, होस्ट सेल के अंदर क्या कहानी होगी इस डिजायर्ड जीन की, पहुंचा होस्ट सेल डिजायर्ड जीन के अंदर, नहीं पहुंचा वो भी देखना है। अगर डिजायर्ड जीन होस्ट सेल के अंदर पहुंचा तो वो वहां पर एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने के बाद प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को हम हार्वेस्ट करेंगे। वी विल एक्सप्लेन दिस ऑल दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।